टेक्स्ट बुक रिवीजन की सामग्री से जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि सबसे उलझे हुए व्याकरणिक नियमों को भी कुछ सुपर ट्रिक्स और ध्वनि की समझ के जरिए कुछ ही सेकंड में सुलझाया जा सकता है। अरे वाह! तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी विसर्ग यानी शब्द के अंत में लगने वाली उन दो बिंदियों की कार्यप्रणाली को डिकोड करते हैं। अध्ययन सामग्री के अनुसार एक ऐसी स्थिति होती है जहां विसर्ग का रूप पूरी तरह से बदलकर ओ की मात्रा बन जाता है। ये कैसे संभव है? देखिए, ये विसर्ग संधि का एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण नियम है। जी। नियम ये कहता है कि जब विसर्ग से ठीक पहले अ स्वर की ध्वनि हो। अच्छा, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। हाँ, और उसके तुरंत बाद भी अ आ जाए या फिर कोई सघोष वर्ण आ जाए तो वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ सघोष का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सघोष शब्द सुनते ही ना ऐसा लगता है जैसे व्याकरण का कोई बहुत भारी भरकम शब्द हमारे ऊपर फेंक दिया गया हो। इसे सरलता से कैसे याद रखा जाए? इसका बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। कोई भी व्यक्ति जब बोलते समय अपने गले पर यानी अपनी स्वर तंत्रियों पर हाथ रखता है ना, तो कुछ अक्षरों को बोलते समय गले में एक कंपन या वाइब्रेशन महसूस होता है। अच्छा, मतलब एक गूंज जैसी। बिल्कुल, जैसे ग या घ बोलकर देखें। ये जो गले में गूंज या कंपन पैदा होता है, उसी ध्वनि को सघोष कहते हैं। व्याकरण में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे ग, घ, ङ और य, र, ल, व, ह, ये सभी सघोष ध्वनियां हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। वो क्या? अगर परीक्षा के भारी दबाव के बीच बैठना पड़े तो ये नियम तो बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देगा। अच्छा, आप गुणसंधि के बारे में सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल, गुणसंधि में भी तो दो शब्दों के मिलने से बीच में ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे महा और उदय मिलकर महोदय बन जाते हैं। और अब इस नए नियम के अनुसार विसर्ग संधि में भी ओ बन रहा है, जैसे मनोहर में। सही पॉइंट पकड़ा है आपने। दोनों ही शब्दों के ठीक बीच में ओ की मात्रा चमक रही है। कोई से देखते कैसे पहचानेगा? ये तो पूरी तरह से एक धोखा लगता है। ये शंका बिल्कुल जायज है, और यहीं पर टेक्स्ट बुक की वो खास धोखेबाज ट्रिक सामने आती है जिसे हम कंफ्यूजन ब्रेकर भी कहते हैं। अच्छा, ये ट्रिक कैसे काम करती है? बहुत आसान है। जब भी किसी शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिखाई दे तो शब्द को बिल्कुल उसी ओ की मात्रा से तोड़ देना चाहिए। मतलब शब्द के दो टुकड़े ठीक उसी जगह से करने जहां से वो ओ की ध्वनि निकल रही है। सटीक रूप से। टुकड़े करने के बाद बस दूसरे वाले हिस्से को ध्यान से देखना है। यदि वो दूसरा शब्द ऊ स्वर से शुरू हो रहा है तो वो निश्चित रूप से गुण संधि है। ओके, जैसे महोदय में उदय ऊ से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, महदह को तोड़ने पर वह महा और उदय बनता है। यहाँ दूसरा शब्द उदय है जो ऊ से शुरू हुआ। लेकिन विसर्ग संधि के मामले में जब शब्द को तोड़ा जाता है तो दूसरा शब्द बिना किसी ऊ के बिल्कुल सीधा सीधा एक स्वतंत्र शब्द के रूप में शुरू होता है। ओ, अब समझ आया। मतलब अगर मनोहर शब्द को बीच से तोड़ा जाए तो ये मन और उहर या ओहर जैसा कोई बेतुका शब्द नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। ये सीधा मनह और हर बनेगा। यहाँ हर अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र शब्द है जिसका एक अर्थ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी तर्ज पर तपोबल को देखा जा सकता है। तोड़ने पर यह तपह और बल बनता है। बल एक स्पष्ट शब्द है। हाँ, एकदम साफ दिख रहा है। इसी तरह यशः और दा मिलकर यशोदा बनते हैं, यानी यश देने वाली। और मनः और योग का मिलन मनोयोग कहलाता है। इन सभी उदाहरणों में विसर्ग ओ में बदल रहा है क्योंकि सामने सघोष वर्ण जैसे ब, द और य खड़े हैं। ये ट्रिक तो वाकई समय बचाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन व्याकरण की दुनिया में शायद ही कोई नियम ऐसा हो जिसका कोई अपवाद न हो। क्या यहाँ भी कोई अपवाद छिपा है? बिल्कुल छिपा है, और अक्सर परीक्षाओं में यही अपवाद पूछे जाते हैं। पुनः और अंतः इसके सबसे प्रमुख अपवाद हैं। अच्छा, इनमें क्या अलग होता है? देखिए, इन शब्दों के अंत में विसर्ग है और पहले अ की ध्वनि भी है। लेकिन जब ये किसी सघोष वर्ण से टकराते हैं तो ये ओ नहीं बनते, बल्कि ये आधे र में बदल जाते हैं। ओ, मतलब पुनः और जन्म पुनर्जन्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, वो पुनर्जन्म बन जाता है। तो अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक समरी तैयार कर रहे हैं तो पहला बॉक्स यही कहेगा कि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आने पर वह ओ बनता है, और धोखेबाज ट्रिक का उपयोग करके हम इसे गुण संधि से पल भर में अलग कर सकते हैं। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल और उठता है।
अभी तक हमने ये देखा कि विसर्ग से पहले अ स्वर मौजूद था, जिसने जादू की तरह उसे ओ में बदल दिया। सही। हिंदी वर्णमाला में तो और भी बहुत सारे स्वर हैं। क्या होगा अगर विसर्ग से पहले अ की जगह कोई दूसरा स्वर छिपा हो? मान लीजिए वहां ई या ऊ हो। से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, विशेष रूप से ई या ऊ, और उसके बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग ओ में नहीं बदलता। तो फिर वो क्या बन जाता है? ऐसी स्थिति में विसर्ग आधे र में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम व्याकरण में रेफ कहते हैं। आधा र। लेकिन ये र बड़ा अजीब बर्ताव करता है। मैंने देखा है कभी-कभी ये किसी अक्षर के सिर के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे निर्धन में। हाँ, बिल्कुल। और कभी-कभी ये एक पूरा मुकम्मल र बन जाता है। विसर्ग से पैदा हुए इस र के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह भौतिक विज्ञान जैसा एक बहुत ही सुंदर ध्वन्यात्मक लॉजिक है। मैं बताता हूँ। जब विसर्ग बदलता है, तो वो एक स्वर रहित यानी आधा र बनता है। मतलब उसके पास पूरी ताकत नहीं होती। एकदम सही। वो कमजोर होता है, उसके पास खुद को पूरी तरह से उच्चारित करने की ऊर्जा नहीं होती। अब अगर उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन आ जाए, जैसे निह और बल में ब एक व्यंजन है, तो वो व्यंजन उस र को सहारा नहीं दे सकता। अच्छा, तो फिर वो आधा र क्या करता है? इसलिए वो हल्का आधा र हवा में उठकर उस व्यंजन के सिर पर बैठ जाता है और शब्द बनता है दुर्बल या निर्जल। अरे वाह! क्योंकि व्यंजन के पास कोई अतिरिक्त स्वर नहीं है जो वो उसे दे सके, इसलिए वो उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस आधे और कमजोर र के सामने कोई स्वर आ जाए, तो कहानी बदल जाती है। फिर वो स्वर उसे सहारा दे देता होगा। बिल्कुल। वो स्वर उस र के भीतर प्रवेश कर जाता है और उसे पूरी ऊर्जा दे देता है। उदाहरण के लिए निह और अर्थक। यहाँ विसर्ग आधा र बना और सामने अर्थक का अ स्वर खड़ा है। हाँ, अ तो स्वर है। तो वो आधा र और अ आपस में मिलकर पूरा र बन गए और शब्द बना निरर्थक। इसी तरह दुह और उपयोग में र और ऊ मिलकर रू बन जाते हैं और शब्द दुरुपयोग कहलाता है। ये लॉजिक तो सचमुच शानदार है। स्वर मिला तो वो पूरा अक्षर बन गया और व्यंजन मिला तो सिर पर रेफ बनकर बैठ गया। यही इसका मूल सिद्धांत है। लेकिन इस रेफ वाले नियम में ना एक ऐसा शब्द है जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा गलत लिखा जाता है, आशीर्वाद। हाँ, वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। इसका विच्छेद होता है आशीहि और वाद। तो यहाँ विसर्ग से पहले ई की मात्रा है। हाँ, और सामने व है, जो कि एक सघोष व्यंजन है। हमारे नियम के अनुसार विसर्ग आधा र बनेगा। अब क्योंकि सामने व एक व्यंजन है, तो ये आधा र उस व के ऊपर जाके बैठेगा। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग जल्दी में श के ऊपर रेफ लगा देते हैं और उसे आशीर्वाद लिख देते हैं, जो कि ध्वन्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। र की ध्वनि श के बाद आ रही है, तो वो व पर ही लगेगा। ई या ऊ स्वर के साथ जब विसर्ग किसी सघोष वर्ण से मिलता है तो वो र बनता है, और आशीर्वाद लिखते समय वो र हमेशा व के ऊपर ही उड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये नियम हमेशा याद रखने लायक है। अच्छा, हमने सघोष यानी कंपन करने वाली ध्वनियों की तो काफी चर्चा कर ली, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। क्या होगा जब विसर्ग का सामना किसी अघोष वर्ण से हो जाए? अघोष वर्ण यानी वो वर्ण जिन्हें बोलते समय गले में कोई कंपन नहीं होता, जैसे क, च, ट, त, प। हाँ, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग कौन सा रूप लेता है? जब विसर्ग किसी अघोष व्यंजन से टकराता है, तो वो 3 अलग-अलग प्रकार के स में बदल सकता है। तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य स। 3 अलग-अलग स। ये तो किसी भूल भुलैया या पजल की तरह लग रहा है। कोई कैसे याद रखेगा कि कहाँ शलजम वाला श लगाना है, कहाँ षटकोण वाला श और कहाँ सपेरे वाला स? इसे टेक्स्ट बुक के स श श लॉजिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से डिकोड किया जा सकता है। ये पूरा खेल मुंह के अंदर जीभ की पोजीशन का है। जीभ की पोजीशन मतलब? देखिए, विसर्ग हमेशा अपने बाद आने वाले वर्ण के उच्चारण स्थान की नकल करता है। नकल करता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अपने पड़ोसी के रंग में रंग जाता है, ताकि मुंह को कम से कम मेहनत करनी पड़े। उदाहरण के लिए त और थ बोलते समय जीभ दांतों को छूती है। हाँ, त, थ, दांत टच हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए इन्हें दंत्य ध्वनियां कहते हैं। अब अगर नमः और ते को मिलाना है, तो ते का त दांत से बोला जा रहा है, जीभ पहले से ही दांत के पास है। अच्छा, तो विसर्ग भी वही आसान रास्ता चुनेगा। बिल्कुल, विसर्ग भी उसी स में बदलेगा जो दांत से बोला जाता है, यानी दंत्य स।
और शब्द बन जाता है नमस्ते। अरे वाह, ये तो सच में शारीरिक विज्ञान है। तो इसका मतलब है कि च और छ बोलते समय चूंकि हमारी जीभ मुंह की छत यानी तालू को छूती है, तो उनके साथ तालव्य श आएगा। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। इसीलिए जब निह और चय मिलते हैं तो विसर्ग तालव्य श का रूप ले लेता है और शब्द बनता है निश्चय। और वो षटकोण वाले श का क्या फंडा है? जब विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ जैसे वर्ण आते हैं, विशेषकर जब विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है। इसे मूर्धन्य कहते हैं। इसलिए निह और कपट मिलकर मूर्धन्य श के साथ निष्कपट बनते हैं। तो ट के साथ भी ऐसा ही होगा? हाँ, धनुः और टंकार में ट होने के कारण विसर्ग मूर्धन्य श बनकर धनुष टंकार का निर्माण करता है। तो हमारी नोटबुक में इस SSS लॉजिक की समरी कुछ इस तरह दर्ज होनी चाहिए कि बाद वाले वर्ण के उच्चारण स्थान को पहचाने और उसी के परिवार का सही स, श या श चुन ले। ये कोई रटने वाली बात नहीं, बल्कि हमारे अपने मुंह की मशीनरी का खेल है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक सवाल और मुझे परेशान कर रहा है। विसर्ग कभी ओ बन रहा है, कभी र, तो कभी 3 तरह के स में बदल रहा है। ये लगातार अपना रूप बदलता रहता है। हाँ, ऐसा तो है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि विसर्ग बदलने से ही मना कर दे, मतलब अपनी जिद पर अड़ जाए, या फिर बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब ही हो जाए? ये भी बिल्कुल होता है। विसर्ग के लोप होने यानी गायब होने और सुरक्षित रहने की मुख्य रूप से 3 अलग-अलग स्थितियां होती हैं। अच्छा, पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति वो है जहां विसर्ग अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये तब होता है जब विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद क या प आ जाए। ओहो, तो क्या इसी नियम की वजह से प्रातः और काल मिलकर प्रातः काल ही बने रहते हैं? बिल्कुल। लेकिन आम जिंदगी में तो लोग अक्सर जल्दी में प्रातः काल बोल देते हैं और यहाँ तक कि लिख भी देते हैं। मैंने कई जगह प्रातः काल लिखा देखा है। हाँ, लेकिन व्याकरण की दुनिया में ना आम बोलचाल की इस लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। टेक्स्ट बुक का शुद्धता लॉजिक यही स्पष्ट करता है कि प्रातःकाल, अंतःकरण या अधःपतन जैसे शब्दों में विसर्ग की बिंदियों को कभी नहीं हटाना चाहिए। तो मतलब उनका हटना एक बड़ी गलती है? जी, उनका हटना वर्तनी की बहुत बड़ी अशुद्धि मानी जाती है। चलिए, ये तो हुई विसर्ग के अड़े रहने की बात। गायब होने की पहली स्थिति क्या है? क्या वो कोई निशान छोड़ता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। जब विसर्ग की ठीक बाद र व्यंजन आ जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। लेकिन क्या वो चुपचाप चला जाता है? नहीं, वो खाली हाथ नहीं जाता। गायब होने से पहले वो अपनी सारी ध्वन्यात्मक ऊर्जा अपने से ठीक पहले वाले स्वर को सौंप देता है। इस ऊर्जा के कारण वो पहला वाला स्वर लंबा खिंच जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब नेह और रोग में जब विसर्ग हटेगा तो वो अपनी ऊर्जा ना कि छोटी ई मात्रा को दे देगा, जिससे वो बड़ी ई बन जाएगी और शब्द बनेगा निरोग। एकदम सही। लेकिन एक बार फिर समाज में तो डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर दवाइयों के विज्ञापनों तक सब जगह निरोग छोटी ई के साथ लिखा होता है। और व्याकरणिक दृष्टि से वे सभी बोर्ड और विज्ञापन 100% गलत हैं। अरे बाप रे! विसर्ग ध्वनि को आसान बनाने के लिए हटता जरूर है, लेकिन उस हटने की प्रक्रिया में वो पीछे वाले स्वर को दीर्घ यानी बड़ा कर देता है। इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द निरोग, नीरस और नीरव ही हैं। इनमें हमेशा बड़ी मात्रा का ही प्रयोग होना चाहिए। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब विसर्ग का गायब होना असल में ऊर्जा का एक ट्रांसफर है। अच्छा, और गायब होने की दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति में विसर्ग बिल्कुल चुपचाप गायब हो जाता है, बिना कोई बदलाव किए। ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ के अलावा कोई और स्वर आ जाए, जैसे अतः और एव। यहाँ विसर्ग से पहले अ है और सामने ए स्वर खड़ा है। तो फिर क्या होगा? दोनों के टकराने पर विसर्ग बस हट जाता है और शब्द सीधा जुड़कर अतेव बन जाता है। तो हमारी नोटबुक में ये स्पष्ट रूप से रेखांकित होना चाहिए कि विसर्ग के बाद र आने पर पीछे वाली मात्रा हमेशा दीर्घ हो जाती है, जैसे निरोग, और प्रातःकाल में विसर्ग अपनी जगह पर हमेशा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष। तो अब तक हमने ओ से लेकर र तक
तीनों प्रकार के स से लेकर विसर्ग के गायब होने और ऊर्जा ट्रांसफर करने तक की पूरी यात्रा कर ली है। अब मुझे लगता है समय आ गया है इस पूरी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ समेटने का। बिल्कुल, और इस अंतिम चरण में यानी हमारे ग्रैंड फिनाले में हमें एक विशेष अपवाद पर बारीकी से ध्यान देना होगा जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। ऐसा कौन सा अपवाद है? हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी कि क ख प फ आने पर विसर्ग मूर्धन्य श यानी षटकोण वाला श बन जाता है, जैसे निह और फल मिलकर निष्फल बनते हैं। हाँ, मुझे याद है। लेकिन कुछ बेहद खास शब्दों में क या प आने के बावजूद विसर्ग दंत्य स यानी सपेरे वाला स बन जाता है, जैसे नमः और कार मिलकर नमस्कार बन जाते हैं और पुरः और कार का रूप पुरस्कार हो जाता है। रुकिए एक मिनट। हाँ, ये तो खुद के ही नियम को तोड़ने वाली बात हो गई। सुनने में ऐसा ही लगता है। अगर क आने पर श बनने का नियम था, तो फिर नमस्कार में स क्यों आ रहा है? और कोई कैसे याद रखेगा कि कहाँ निष्काम वाला श लगाना है और कहाँ पुरस्कार वाला स? ये कोई मनमाना बदलाव नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस टेक्स्ट बुक फाइनल लॉजिक काम करता है। ये सारा खेल विसर्ग से पहले बैठे हुए स्वर का है। स्वर का? कैसे? अगर ध्यान से देखा जाए तो नमस्कार के नमः और पुरस्कार के पुरः दोनों में विसर्ग से ठीक पहले अ स्वर की ध्वनि आ रही है। हाँ, नम में म के साथ अ है। और जब हम अ बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह में आगे और नीचे की तरफ रहती है, जहां से दंते स बोलना बहुत आसान और प्राकृतिक होता है। अच्छा। लेकिन निष्काम या निष्फल के निह में विसर्ग से पहले ई स्वर है। ई बोलते समय जीभ अपने आप मुंह में पीछे और ऊपर की तरफ खींच जाती है, जिससे मूर्धन्य श ध्वनि निकलना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। ओह, तो ये पूरा खेल मुंह के अंदर की बनावट और आसानी का है। मतलब अगर विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है तो वो सपेरे वाला स बनेगा, जैसे भा और कर से भास्कर, या वाचः और पति से वाचस्पति। बिल्कुल। और अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि है तो वो षटकोण वाला श बनेगा, जैसे दुह और कर से दुष्कर। ये तो एक बुलेट प्रूफ पैटर्न है। एकदम बुलेट प्रूफ। और इसी समझ के साथ हम टेक्स्ट बुक के उस फाइनल मास्टर मंत्र तक पहुंचते हैं जो इस पूरी संधि का निचोड़ है। विसर्ग संधि वास्तव में कोई रटने वाली चीज है ही नहीं। ये शब्दों को रिवर्स इंजीनियरिंग करने का, यानी उन्हें उल्टा खोल कर देखने का खेल है। रिवर्स इंजीनियरिंग, इसे कैसे लागू किया जाए? बहुत आसान है। जब भी कोई शब्द सामने आए और उसके बिल्कुल बीचों बीच ओ की मात्रा, आधा र यानी रेफ, आधा श, आधा श या आधा स दिखाई दे, तो संधि विच्छेद करते समय बिल्कुल नहीं घबराना है। तो फिर क्या करना है? बस उस बीच वाले अक्षर या मात्रा को वहां से हटा देना है और उसकी जगह पर शांति से दो बिंदियां यानी विसर्ग लगा देना है। ये तो सचमुच एक जादुई मास्टर चार्ट है। मतलब अगर मैंने मनोहर देखा तो बीच का ओ हटाया, बिंदिया लगाई और वो मनह और हर बन गया। बिल्कुल। निर्धन देखा तो उड़ने वाला र हटाया, बिंदिया लगाई, निह और धन हो गया। निश्चय में से आधा श बाहर निकाला और वो निह और चय हो गया। ये ट्रिक तो किसी भी शब्द को सेकंडों में खोल सकती है। यही तो इस गहन विश्लेषण का असली उद्देश्य है। ये मास्टर चार्ट दिमाग में बैठाना ये साबित करता है कि स्वर और सघोष या अघोष के संयोजन ही पूरी विसर्ग संधि का इंजन है। सही बात है। अगर कोई भी ध्वनि की इस प्रकृति और मुंह की बनावट को समझ ले तो विसर्ग संधि किसी गणित के समीकरण से भी ज्यादा आसान और तार्किक हो जाती है। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली रही है। जरा सोचिए, हमारी भाषा की ये ध्वनियां कैसे किसी गणित के समीकरणों की तरह सटीकता से आपस में जुड़ती हैं। बिल्कुल। और कैसे रसायन विज्ञान के तत्वों की तरह एक दूसरे में घुलकर बिल्कुल नया रूप ले लेती हैं। अगली बार जब भी कोई साधारण सा शब्द आपके मुंह से निकले, जैसे किसी को नमस्ते कहें या किसी बड़े से आशीर्वाद लें, तो महज एक पल के लिए रुककर महसूस कीजिएगा कि आपके मुंह में जीभ और होठों के बीच व्याकरण का कौन सा अदृश्य नियम अपना काम कर रहा है। भाषा सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए शब्द नहीं है, ये एक जीता जागता विज्ञान है जो हमारे भीतर हर पल सांस लेता है। अगर आप इस अध्याय की पीडीएफ चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेक्स्ट हुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।